अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में डिस्कस किया था एंजाइम्स की। अब आज जो है वो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करने से पहले जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डैट इज़ एलोस्टेरिक रेगुलेशन, जिसको हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एलोस्टेरिक रेगुलेशन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स अब ऐसे एंजाइम्स होते हैं डैट हैव 2 रिसेप्टर साइट्स। तो ऐसे एंजाइम्स जिनमें 2 रिसेप्टर साइट्स होती हैं डैट आर कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट्स। अब एक जो इसमें साइट होती है वो वाली होती है जो कि सिंपल हर एंजाइम होती है, डैट इज़ एक्टिव साइट। और जो दूसरी एंजाइम साइट होती है डैट इज़ एलोस्टेरिक साइट, जिसे हम कहते हैं। अब जो एक्टिव साइट है उसमें सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ठीक है, लेकिन जो एलोस्टेरिक साइट है उसमें इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है या एक्टिवेटर भी बाइंड कर सकता है। मतलब ऐसा रिएक्टेंट एलोस्टेरिक साइड में बाइंड कर सकता है जो कि उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट भी कर सकता है और उस एंजाइम की एक्टिविटी को प्रमोट भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि हमें किस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो एलोस्टेरिक साइट्स हैं वो कौन सी होती हैं। अब एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं उनमें एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं। एलोस्टेरिक साइट्स जो हैं ये बाइंडिंग साइट्स होती हैं डैट डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंजाइम्स एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो एलोस्टेरिक साइट्स ऐसी साइट्स होती हैं जो कि एंजाइम की ओरिजिनल एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट से डिफरेंट होती हैं। और ये ऐसे एंजाइम्स जो कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं जिनमें एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं, उनकी अगर जब उनके एलोस्टेरिक साइट पर कोई भी रिएक्टेंट बाइंड करता चाहे वो इनहिबिटर है या एक्टिवेटर है, तो एंजाइम की शेप जो है वो मोस्टली चेंज हो जाती है। अब मॉलिक्यूल्स डैट बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट, और वो मॉलिक्यूल्स जो कि एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करते हैं आकर, उनको हम मॉड्यूलेटर्स भी कह सकते हैं, इफेक्टर्स कह सकते हैं, या फिर आप एक्टिवेटर्स या इनहिबिटर्स कह सकते हैं। अब इफेक्टर्स में भी, अब ये जो इफेक्टर्स या मॉड्यूलेटर्स होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर तो वो पॉजिटिव हैं तो दे आर कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स, अगर पॉजिटिव हैं तो उन्हें हम एक्टिवेटर्स कह देंगे, और अगर नेगेटिव्स हैं तो वो इनहिबिटर्स हो जाएंगे। इसके अलावा अब ये जो मॉड्यूलेटर हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके अलावा ये मॉड्यूलेटर्स ये होमोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। अब ये होमोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक कब होंगे नेक्स्ट हम एग्जांपल में देखते हैं। उससे पहले अभी जो रेगुलेटरी ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, एलोस्टेरिक एंजाइम्स या मॉड्यूलेटर्स वगैरह, इनको हम रेगुलेटरी एंजाइम्स भी कह सकते हैं ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे और एलोस्टेरिक। तो कहते हैं जो मेटाबॉलिक पाथवे के जो रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं ना, जो कि मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करना है। अभी मेटाबॉलिक पाथवे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है। अब ग्लाइकोलाइसिस में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमें इनहिबिट ज़रूरत है कि हमने इसे इनहिबिट करना है ताकि मज़ीद, क्योंकि हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, हमने इसे इनहिबिट करना है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि हमें उस प्रोडक्ट की मज़ीद ज़रूरत है तो हमें इसे एक्टिव करना है। तो इसके लिए जो एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं दैट आर रेगुलेटरी एंजाइम्स यानी एलोस्टेरिक एंजाइम्स। और इस मैकेनिज़्म को हम फीडबैक इनहिबिशन कह सकते हैं। फीडबैक इनहिबिशन एक ऐसा मतलब प्रोसेस होता है जिसमें ये एक सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज़्म है इन विच एंजाइम एक्टिविटीज इनहिबिटेड बाय द एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट। मतलब उस एंजाइम की एंड प्रोडक्ट जो होती है वो ही उसी एंजाइम को इनहिबिट कर रही होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है एक एंजाइम है डैट इज़ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम जो है ना ये ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होता है। ग्लाइकोलाइसिस का सेकेंड स्टेप में ये एंजाइम यूज़ होता है। इसने अब क्या करना होता है, इसने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज करना है। तो अब ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें, मतलब एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें आपको पता है एटीपी जनरेट होता है, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ऑलरेडी हमारी बॉडी में एटीपी बहुत ज़्यादा मौजूद है, हमें मज़ीद एटीपी नहीं चाहिए। तो ये जो एटीपी होगा ये इस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम के लिए, इस एंजाइम के लिए एज आ इनहिबिटर एक्ट करेगा। ये जो एटीपी होगा ये इस एंजाइम के लिए एज आ एलोस्टेरिक इनहिबिटर एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि मज़ीद हमें एटीपी नहीं चाहिए था। तो लेकिन अब ये इनहिबिटर एक्ट करेगा और इस प्रोसेस को हम, ये स्टेप होगा इसे हम होमोट्रोपिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास सबस्ट्रेट और साथ में रेगुलेटर दोनों जो है सेम है, इस वजह से हम होमोट्रोपिक कह रहे हैं। क्योंकि इसमें आपने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज करना है, यानी कि आपको एक फॉस्फेट ग्रुप रिक्वायर है। वो
ग्रुप आपने एटीपी से लेना ना, तो एटीपी यहाँ पे एज अ सबस्ट्रेट भी एक्ट कर रहा है, साथ में एज अ इनहिबिटर भी एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट भी सेम है और इनहिबिटर भी सेम है, तो इस वजह से इसको हम होमोट्रोपी कहते हैं, ठीक है, इस वजह से हम इसको होमोट्रोपी कहते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा केस है जिसमें सबस्ट्रेट डिफरेंट है और रेगुलेटर डिफरेंट है, तो उसे हम हेटेरोट्रोपिक कह देंगे। लाइक अब दूसरी कंडीशन ऐसी है कि हमारी बॉडी में एटीपी मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन डैट कि हमें ग्लाइकोलाइसिस का ये वाला स्टेप करवाना है जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, हमें ये स्टेप जो है वो ऑपरेट करवाना है। तो इसके लिए जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है इसको हमें इनहिबिट की बजाय प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रमोट करने के लिए क्या होगा कि हम प्रमोटर यहाँ पर जो होगा वो एएमपी होगा। जो एएमपी है वो यहाँ पर एज अ प्रमोटर या फिर एक्टिवेटर एक्ट करेगा, किसके लिए, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के लिए। क्योंकि एटीपी तो हमारे पास पहले ही नहीं है, एटीपी नहीं है, लेकिन एएमपी हमारे पास एक्सेस में मौजूद है। एएमपी एक्सेस में मौजूद है, वो एएमपी जो है वो इस एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की बाइंडिंग साइट के साथ एलोस्टेरिक साइट के साथ एक्ट करेगा एज अ एक्टिवेटर, और इस स्टेप को इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से जो कैटाबॉलिज्म का रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस भी ज़्यादा हो जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होगी, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास मतलब एटीपी ही होता है, तो इस तरह एटीपी ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ऐसे थी कि हमें एटीपी नहीं रिक्वायर्ड थी, तो एटीपी ही एज एन इनहिबिटर एक्ट करा, जहाँ पर वो होमोट्रोपिक था और ये जो है वो हेटेरोट्रोपिक होगा। होप आपको इस बात की समझ आ जाए होगी। तो इसमें ये है कि ना, ये जो एलोस्टेरिक इनहिबिशन है, ये रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपने ग्लाइकोलाइसिस आगे जितने भी मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पढ़ने हैं उसमें एंजाइम्स जब आपने पढ़ने हैं तो वहाँ पर एंजाइम्स में ये बहुत ज़्यादा ये काम आएगा, ये जो कि कौन इनहिबिट कर रहा है, कौन सा एज इनहिबिटर एक्ट कर रहा है, कौन एज एक्टिवेटर एक्ट कर रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ लेना। और साथ में हमने मतलब बायोकेमिस्ट्री के जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स दिए थे वो भी स्टार्ट करनी है, साथ में एंजाइमोलॉजी भी जो है वो मज़ीद स्टार्ट करनी है। तो इस इनहिबिशन वाले टॉपिक पर, इनहिबिटर्स के टॉपिक पर मज़ीद डिटेल लेक्चर भी आ जाएंगे, जिससे मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे भी आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, ताकि आप हो गया होगा, ताकि आप जो है वो मेटाबॉलिज्म को अच्छे तरीके से कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।